हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, क्या दिया हम, एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज। तो देखिए इसमें क्या बोला कि एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास क्या होगा, एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू, ओनली वन जनरेटर, ओनली टू जनरेटर, इनफाइनाइटली मैनी जनरेटर। तो जैसे ही आपको बोल दिया कि जैसे इसने बोला कि इनफाइनाइट प्लस साइक्लिक, इनफाइनाइट प्लस साइक्लिक, तो ये दिमाग में होना चाहिए कि हम ये कर चुके हैं। इसका मतलब है कि जेड की बात कर रहे हैं। क्या है? जेड, सेट ऑफ इंटीजर। क्या मतलब? सेट ऑफ इंटीजर इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर हमें ये पता है कि सेट ऑफ इंटीजर है तो इसके, और ये इसने कहा है कि एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू, ओनली वन जनरेटर, ओनली टू जनरेटर, तो बाकी तो देखा जाएगा, लेकिन जो श्योरिटी उसके बारे में बात करते हैं। तो जो ये जेड है ना, इसके पास दो जनरेटर होते हैं। कौन कौन से? टू जनरेटर। कौन से? वन और -1। ठीक है, तो हम इसके बारे में अपनी श्योरिटी हमें, ठीक है। तो कौन क्या कितने जनरेटर होते हैं एग्जैक्टली? अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके पास सिर्फ दो जनरेटर होते हैं। जैसे हमने, और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का नाम आते ही हम सेट ऑफ इंटीजर, सॉरी, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का नाम आते ही हम सेट ऑफ इंटीजर की बात करेंगे। ठीक है, तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा गाइस? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट गाइस दूसरा क्वेश्चन देखें। इसने क्या कहा? इसने कहा कि इफ जी इज ए फाइनाइट ग्रुप, जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ ए डिनोट द, ओ ऑफ ए डिनोट द ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, फॉर एनी एम बिलोंग टू जेड सच दैट। देखिए ये कह रहे हैं कि कोई ग्रुप दे रखा है फाइनाइट, ठीक है, इसका मतलब उसका ऑर्डर फाइनाइट है। तो फिर कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए डिनोट द ग्रुप ऑफ ए, ओ ए के ऑर्डर को डिनोट कर रहा है ये ओ ए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अब जो चार कंडीशन दे रही है हमें ये देखना है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ ए। ये क्या बला है? ये कुछ बला नहीं है। अब देखिए एक कंडीशन तो अगर मैं बात करूं, मान लिया इसने बोला कि इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, तो और दूसरा मैंने ले लिया ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम। मान लिया मैंने, इसने एम ये कहा इंटीजर से बिलोंग करा, मान लिया मैंने m1 ले लिया, तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए की पावर m। ठीक है, ठीक है, तो मेरा फर्स्ट केस तो होल्ड हो गया। अभी लेस देन इक्वल टू वाली स्टोरी और देख लेते हैं थोड़ा। अब गाइस अगर हमें, आपको ध्यान हो, हमने क्वेश्चन किया था कि जैसे ऑर्डर ऑफ ए मेरे को दे रखा था 12। देखिए गाइस, मैं ध्यान से देखिए, मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना है, कि फिर बोलोगे कि 12 कहाँ से आया, इसमें तो 12 है ही नहीं। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, उसमें ऑर्डर ऑफ ए 12 था और हमें ऑर्डर ऑफ ए की पावर मान लिया 8 का ऑर्डर निकालना था। ठीक है, ये वही हो गया ना ए की पावर एम का। तो अब मैं देखिए इसमें देखती मैं, जब मेरा क्या है कि ए की पावर 12 मेरा आइडेंटिटी था, फिर मेरा ए की पावर 22 आइडेंटिटी हो गया, तो फिर इसके बाद मैंने क्या किया, ए की पावर 8 की 3 आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब मैं जो प्रूव करना चाह रही हूँ उसको देखना है। हम यहाँ ऑर्डर ऑफ ए, यहाँ ऑर्डर ऑफ ए तो कितना है? 12 है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम, मतलब ऑर्डर ऑफ ए की पावर 8 कितना है? 3। ठीक है, तो कौन सा बड़ा हुआ? ऑर्डर ऑफ ए बड़ा हुआ। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ गया अपना कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। इक्वलिटी तो मैंने यहाँ से उठाई और लेस देन मैंने यहाँ से उठाया। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो मैंने ये लिया। वैसे तो अगर मैं समझाती क्या आपको समझ में आती कि लेस देन कैसे होगा, लेकिन मैंने जैसे ये एग्जांपल हम कर चुके हैं, तो इस एग्जांपल से मैंने लिया कि इसमें दे रखा था कि ऑर्डर 12 दे रखा था और ऑर्डर ऑफ ए की पावर 8 निकालना था। तो फिर ऑर्डर ऑफ ए की पावर 8 मेरा 3 आया, और ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम से बड़ा हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट गाइस देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मोडलो ए प्राइम पी द सेट ऑफ नॉन जीरो रेजिड्यू क्लासेस मोडलो पी फॉर्म ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप ऑफ ऑर्डर। अब देखिए इसने क्या किया है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन और साथ में मोडलो क्लास है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मोडलो क्लास ए प्राइम पी दिस सेट ऑफ नॉन जीरो रेजिड्यू, नॉन जीरो रेजिड्यू। अब देखो इसने सब कुछ बोल दिया, तो अब इसको इसको क्या बोलने में कुछ कमी रहेगी? तो क्या ये यूएन की बात नहीं कर रहा? कैसे? सेट ऑफ नॉन जीरो रेजिड्यू, मान लिया मैं जस्ट एग्जांपल ले लेती हूँ। यहाँ पे मान लिया मैंने U10 है। ठीक है, सेट ऑफ नॉन जीरो रेजिड्यू, ठीक है, 1 3 7 9 है। दूसरा क्या है कि ये
अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो क्लास 10 हो गया। ठीक है, ये मैंने जस्ट एग्जांपल बताया आपको। और इसने ये कहा कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने यूएन कैसे पहचाना। मैंने यूएन इसलिए पहचाना, इसने बोला विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी है। ये प्राइम पी अभी करेंगे। इसका सेट ऑफ नॉन जीरो रेजिड्यू, सेट ऑफ नॉन जीरो रेजिड्यू मतलब उसमें नॉन जीरो एलिमेंट नहीं होंगे, सॉरी जीरो एलिमेंट नहीं होगा उसमें अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मॉडुलो पी फॉर्म में कॉम्यूटेटिव ग्रुप, हाँ ये कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी बना रहा है। ये मेरा क्या है कि जब भी मेरा 10 है, 10 तो प्राइम नहीं है लेकिन फिर भी मेरा क्या कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी बना रहा है। कोई इशू नहीं है कि मैं 3 को 7 से करूं या फिर 7 को 3 से करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब इस पे आते बात। इसका मतलब है ये यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अंडर मल्टीप्लीकेशन है, मॉडुलो क्लास है तो, और नॉन जीरो एलिमेंट का, तो इसका मतलब एक यूएन ही है यहाँ पे जो इस तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है। दूसरा, अगर अंडर एडिशन होता नॉन जीरो नहीं होता तो फिर हम क्या जेडन भी ले सकते थे उस केस में तो, लेकिन यहाँ की बात करते हैं। अब मेरे को पता है कि इसका ऑर्डर निकालने का तरीका क्या होता है। ये कम्यूटेटिव ग्रुप तो बनाएगा ही, क्योंकि देखो ये यहाँ पे भी बना रहा है अपना, मैंने एग्जाम्पल से चेक कर लिया। तो इसका ऑर्डर निकालने का तरीका होता है कि जो यहाँ पे है ना वो फाइव ऑफ पी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फाइव ऑफ पी क्या होता है, ये प्राइम है तो इसका हम डायरेक्ट ले देते हैं पी की पावर, सॉरी पी माइनस 1, क्योंकि ये इलर फाइव फंक्शन है तो खोलते तो ऐसे रहेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि दे क्या रखा है इसने, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, मॉडुलो प्राइम पी, सेट ऑफ नॉन जीरो रेजिड्यू क्लासेस, मॉडुलो फॉर्म कम्यूटेटिव ग्रुप ऑफ ऑर्डर, तो वही है यूपी की बात कर रहा है। तो इसका ऑर्डर की मैं अगर बात करूं तो 5p होगा, p माइनस 1 इसमें एलिमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट गाइस क्या दे रखा इसने, अब इसने बोला कि ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप इनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, इपिमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म। तो ये कह रहा है कि होमोमॉर्फिज्म दे रखे हैं, ठीक है, और सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे होमोमॉर्फिज्म। तो सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे होमोमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि ये हमारा कौन सा हो जाएगा, एंडोमॉर्फिज्म होता है। डायरेक्ट हम कर चुके हैं ये चीजें। नेक्स्ट गाइस फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, पांचों क्वेश्चन इसने दिया कि लेट आर प्लस डॉट बी ए रिंग इन विच ए स्केयर इक्वल टू ए फॉर ऑल विच देन इन करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ए बी बिलोंग टू आर। तो गाइज ये जैसे ही हमें रिंग दे रखा है, ठीक है, रिंग दे रखा है, दूसरी बात इसने क्या दे रखा है कि इसके सारे एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। अगर सारे एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, बुलियन रिंग, बुलियन रिंग। ठीक है, बुलियन रिंग होगा। और हमें ये भी पता है कि अगर हम करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करें बुलियन रिंग की तो वो मेरी एग्जैक्टली 2 होती है। ठीक है, एग्जैक्टली 2 होती है। तो अब इसने पूछा है हमसे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो अगर मैं ऑप्शन ए ही उठाऊं, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन ए ही उठाऊं तो ऑप्शन ए जब मैं उठाऊंगी तो देखिए ए बी इक्वल टू 2va, क्या ये वाला 0 नहीं हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि करेक्टरिस्टिक 2 है, करेक्टरिस्टिक 2 है। तो करेक्टरिस्टिक 2 होने का मतलब ये कि इसको डिवाइड करके क्या हो जाएगा, अपना 0 हो जाएगा ये तो। लेकिन ए बी की तो कोई गारंटी नहीं है ना कि ये 0 होगा, ए बी की कोई गारंटी नहीं है। क्या पता हो, एक केस में क्या पता ए बी इक्वल टू 0 हो जाए, लेकिन दूसरे केस में क्या है कि ए बी इक्वल टू नॉन 0 हो जाए, क्योंकि इसने ए बी रिंग से उठा रखे। तो मेरी मर्जी में कोई भी तो ऐसे एलिमेंट उठा लो जिनकी मल्टीप्लाई क्या हो, 0 ना हो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, हमने और हमें और चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, कौन सा ऑप्शन हो गया गाइस, ए ऑप्शन। कैसे हुआ कि हमें ये दे रखा कि बुलियन रिंग हो गया, ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। दूसरी बात क्या है कि करेक्टरिस्टिक, अगर हमें पता है इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है, 2 होती है, तो फिर 2 से डिवाइड करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 2ba, और 2ba मेरे को पता है कि क्या हो जाएगा अपना, ये 0 हो रहा है इधर से, लेकिन करेक्टरिस्टिक 2 की वजह से, लेकिन ए बी की कोई तसल्ली नहीं है, तो ए बी मेरा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसने इनकरेक्ट ही पूछा था तो मेरा ए ऑप्शन ही गलत था, तो इसलिए मैंने इसको दे दिया। मान लीजिए जैसे अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूँ, बस जस्ट आपको ऐसे बता रही हूँ, जैसे सी ऑप्शन में हो गया तो इसने क्या दे दिया, ए प्लस ए इक्वल टू 0, तो फिर क्या हो जाएगा, ए ओ ए को 2a कर दूं इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्यों, वही करेक्टरिस्टिक ऑफ आर कितनी है, 2 है, तो ये 0 हो ही जाएगा। तो मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन इसने हमसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट में तो अपना ए ऑप्शन आ गया, हमें ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा, 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या दिया है, इस सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज कॉल्ड ए नॉर्मल सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ। एक सब ग्रुप एच है, उसको मैं क्या नॉर्मल सब ग्रुप कब बोलूंगी, कौन सी कंडीशन में बोलूंगी, ए एच इक्वल टू एच ए,
फॉर ऑल ए बिलोंग टू एच है, ठीक है। दूसरा ए एच इक्वल टू एच फॉर ऑल बिलोंग टू जी है, और ए एच ए इक्वल टू एच फॉर ऑल बिलोंग टू ए, ठीक है। तो लेकिन अब हमें देखिए गाइस, जो भी हम यहाँ पे एलिमेंट उठाते हैं तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? बी ऑप्शन। इसमें कैसे होता है कि अगर आप लोगों को ध्यान हो, हम नॉर्मल सब ग्रुप की जब डेफिनेशन करते हैं, जी एच जी इनवर्स इक्वल टू एच फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी, ठीक है। और वही यहाँ पे क्या है, एक ही एंट्री है, ए है यहाँ पे, तो फिर क्या हो जाएगा, सभी ग्रुप से बिलोंग करने वाले, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ Z30 जनरेटेड बाई 25। ये कह रहा है कि जनरेटेड बाई 25 में कितने नंबर ऑफ साइक्लिक, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन साइक्लिक ग्रुप है मेरा जो 25 से जनरेट हो रहा है, उसमें कितने एलिमेंट होंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो ध्यान देना, ये Z30 बोल रखा है, ऊपर से इसने ये नहीं दे रखा कि कौन सा ऑपरेशन है, तो हमें अंडरस्टूड है कि Z30 में क्या होता है, एडिशन, सॉरी एडिशन, एडिशन होता है अपना, ठीक है। तो एडिशन होता है, तो अब मेरे को पता है कि 25 से जनरेट होने वाला, 25 से जनरेट होने वाला, पहले तो क्या हो गया, 25 ही हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इसके एलिमेंट मुझे जनरेट करने हैं, तो मैं क्या करती जाऊंगी, ऐड करती जाऊंगी। तो देखिए कैसे, अब मान लिया मुझे एक और एलिमेंट, मैंने 2 बार इसको किया, 25 25 50 हो गया। अब मोड लो 30 भी तो लगाओ, तो 20 आ गया। एक एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ इसके एलिमेंट, एक तो 25 हो गया, एक 20 हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर मेरे को देखना है कि अब मुझे नेक्स्ट एलिमेंट निकालना है, तो 25 प्लस 25 मतलब 25 को 3 बार ऐड करूंगी ना, 25 को 3 बार ऐड करूंगी तो क्या हो जाएगा, पहले 2 को ऐड किया तो 20 हो रहा था, ये मैंने पहले वाले से उठा लिया। फायदा क्या हुआ, जब मैंने इसको यूज ही नहीं किया तो क्या हो गया, मोडलो 30 लगाऊंगी तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, क्योंकि ये कितना होगा 45, और 30 से डिवाइड करूंगी, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 15, तो ये आ गया एलिमेंट। तो अब नेक्स्ट देखिए, 25 को मैं 4 बार ऐड करूंगी, तो 25 को 3 बार ऐड किया तो मेरा कितना आ रहा है, 15, 15 तो ये हो गया। और नेक्स्ट मैं फिर एक और 25 ऐड करूंगी तो कितना हो गया मेरा, मोडलो 30 है, तो देखिए कितना हो गया 40, तो कितना बच गया 10, तो फिर ये अपना रिमाइंडर 10 बच गया, ये हो गया। अब चलेंगे कहाँ तक, जब तक ये रिपीट ना होना शुरू हो जाए। तो अब कितनी बार ऐड कर दिया मैंने, 4 बार ऐड कर दिया, अब 5 बार ऐड करूंगी, 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, ठीक है। तो अब जो 4 बार ऐड किया था वो तो 10 हो रहा है, यहाँ से उठाया मैंने पहले वाले से, और फिर एक बार और 25 ऐड कर दूंगी, तो फिर मोड लो क्या लगाऊंगी मैं, 30 लगाया तो मैंने क्या हो गया, ये कितना हो गया 35, तो कितना बच गया रिमाइंडर, तो ये 5 हो गया, ठीक है। अभी तो देखते हैं, रुको 1 मिनट, एक आध और देख लेते हैं क्या बनती है बात। नेक्स्ट मैंने उठाया, इसको 6 बार ऐड करूंगी, तो जब मैंने 5 बार ऐड किया था तो 5 हो गया, एक बार और ऐड कर दो कितना हो गया, मोड लो 30 लगाया तो कितना हो गया 0, क्योंकि ये भी 30 ही बन रहा है, तो एक 0 आ गया, ठीक है। अब एक बार और करके देख लेते हैं, ये 6 बार ऐड किया, अगर मैं 7 बार ऐड करूँ तो देखिए 0 तो है ही, एक बार और 25 ऐड करूंगी तो मोड लो क्या हो जाएगा 30, तो एज इट इज 25 आ गया, मतलब वही साइकिल रिपीट होने लग गया, तो फिर यहीं पे क्लोज कर दो। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो गए जनरेटेड बाई 25 से, एक तो ये देखना है कि ऑपरेशन कौन सा लगा रखा है, अंडर एडिशन है, और दूसरा ये देखना है कि जहां तक रिपीट हो रहे हैं तो फिर वहां तक जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। 0 5 10 15 20 25 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज 8वां क्वेश्चन, क्या दे रखा है इसमें, इसने ये दिया है रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर 5 प्लस 5 इक्वल टू 0 इन द रिंग Z6। अब बात हो रही है Z6 की, ठीक है, तो Z6 की बात हो रही है, और हमें ये दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5, ये तो दिख ही रहा है, फिर क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √5 आइटा, ठीक है। एक तो मेरा आया √5 आइटा और दूसरा आया -√5 आइटा, लेकिन ट्विस्ट ये है ये दोनों ही Z6 में बिलोंग नहीं कर रहे। Z6 में तो इसके आइटा के तो एलिमेंट होते ही नहीं है, आइटा वाले एलिमेंट कहाँ होते हैं उसमें, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका तो अपना एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, रूट्स इसके एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, इसमें क्या दे रखा है कि 9th क्वेश्चन में कि इफ y इक्वल टू साइन ऑफ 5 - 3x देन y एन, ये गाइस डायरेक्ट फॉर्मूला है अपना, ये इसका है नहीं, मॉडर्न का क्वेश्चन नहीं है ये,
तो लेकिन फिर भी मैं जस्ट थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो मैं फॉर्मूला होता है एक अपना डायरेक्ट, क्या होता है वो, डी एन इक्वल टू, तो देखिए गाइस ये फॉर्मूला होता है अपना यहाँ पे डी की पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी। अगर इस तरीके का कोई फॉर्मेट दे रखा है हमें, मतलब इसका nth डेरिवेटिव ऐसे एक तरीके से डी की पावर एन ए की पावर एन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये अपना वैसे मॉडर्न का क्वेश्चन ही, कहीं सोचो कि मैम ने करवाया नहीं है, तो ये जस्ट लेकिन आ गया तो मैंने करवा दिया, क्योंकि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए ए इक्वल टू कितना दे रखा है अपन को, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि साइन ऑफ 5 - 3x, तो ये ए एक्स है ना, और प्लस बी, यही तो है, ये वाली चीजें हैं। तो ए कितना है -3 और बी कितना है 5 है, तो बस सीधा पुट कर दो यहाँ पे। जो मेरे को क्या चाहिए, वाई एन चाहिए ना, तो वाई एन चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, वाई एन निकालने के लिए मेरे को पता है कि यहाँ पे सीधा पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे पुट करना तो क्या हो जाएगा, ए की पावर मतलब -3 की पावर एन इंटू साइन ऑफ क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, तो 5 - 3x सीधा ही लिख देंगे प्लस एन पाई बाई 2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, मैच करके देख लो, -3 की पावर एन 5 माइनस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये बस मैंने जस्ट बताया इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 10th क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, इसने दिया हमें कि हाउ मैनी जनरेटर डज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन हैव। तो एक तरीके से ये भी बात है कि इसमें ये इंग्लिश में थोड़ा मुझे लग रहा है उल्टा पुल्टा देगा। जब देखिए हिंदी में क्या दे, किसी चक्रीय समूह में कितने कोटि के जनित्र ऑर्डर ऑफ जनरेटर होते हैं। ये कहते हैं कि सीधी सी भाषा में इसने ये बोला है कि जनरेटर का ग्रुप क्या दे रखा अपन को, साइक्लिक, साइक्लिक ग्रुप है, और फिर क्या जिसका ऑर्डर एन है, ठीक है, ऑर्डर एन है। तो अब मेरे को ये पूछा है कि जो जनरेटर होगा ना इसका, मान लिया मैंने क्या है कि जनरेटर ए है, ये कह रहा है कि इसका ऑर्डर कितना होगा, एन ही तो होगा। जनरेटर का जो ऑर्डर होता है साइक्लिक ग्रुप के बराबर ही तो होता है, तो फिर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बस सिंपली ये देखा, थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है ये इंग्लिश में थोड़ा इसने आगे पीछे वर्डिंग करके ऐसा गड़बड़ सा कर रखा है। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर एन है, तो ये कह रहा है कि उसके जनरेटर का ऑर्डर कितना होगा। जनरेटर वही है कि जो पूरे ग्रुप को जनरेट कर देता है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप के बराबर होगा, ठीक है। होप्स आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।